Hi kids, welcome to your English class and I am your digital teacher Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Literary Journeys for Class 4 by Brainroot Publication. Children, today we are going to start with lesson number 2 of this book that is bees. आपने मधुमक्खियाँ देखी हैं या ततैया देखा है, राइट? दे आर क्वाइट डेंजरस, है ना? हम सब उनको देखते ही भाग जाते हैं कि वो काट ना ले हमें, है ना? लेकिन क्या वो सच में डेंजरस हैं? क्या वो यूजफुल है या खतरनाक है? हमें बीज से ही हनी भी मिलता है। बीज जो है शहद बनाते हैं एंड हनी इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पसेस। तो आज हम बीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। तो हम आज बीज की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Honeybees live in a large group called colonies. Honeybees जो है एक बड़े से ग्रुप में रहते हैं जिसको हम कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है? There are thousands of bees in it. They build small homes called hives. वो जो है छोटे छोटे घर बनाते हैं जिसको हम हाइव के नाम से जानते हैं, यानी बी हाइव, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। Where they store food and take care of their young ones. ये जो हाइव है, ये जो छत्ता है, इसमें ये अपना खाना छुपा के रखते हैं और साथ ही में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी संभाल के रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। As the name suggests, honeybees are known for making honey, a sweet food that humans eat. They make honey by collecting nectar from flowers. उनका नाम honeybees इसीलिए है क्योंकि वो हनी बनाते हैं। मधुमक्खी, मधु मतलब शहद, ठीक है? आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा, मधु मतलब शहद होता है और इसीलिए जो मक्खी शहद बनाती है उसे हम मधुमक्खी बोलते हैं। ये जो शहद है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे इन हनीबीज के बारे में, लेकिन उससे पहले there are some pictures given of different kinds of insects. You have to name them. All right. Now, for example, this is a picture of a butterfly. This is a picture of an ant. Now you have to find out, this is a picture of a wasp, this is a picture of a spider. In this way, you have to find out the name of the remaining creatures. Alright, certain pictures I have identified for you, certain you have to do on your own. Once you identify, write the name of the insect here. Okay, so now let's begin with the chapter. On a warm summer morning, you may see numerous bees humming around from flower to flower. एक समर मॉर्निंग में अगर आप उठें और नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ फूल हैं वहाँ तरह तरह की जो है मधुमक्खियाँ या भंवरे आपको मिलेंगे जो आसपास मंडरा रहे हैं फूलों के। They make endless trips to collect nectar and pollen. फूलों में से एक बहुत ही रसीला पदार्थ निकलता है जिसको यूज करके वो शहद बनाते हैं। इसे हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है? फूलों का ये जो रस है इसको हम नेक्टर बोलते हैं। तो ये जो मधुमक्खियां हैं ये सब क्या करती हैं, फूलों में से उनका रस और पॉलन ग्रेन्स लेके चली जाती हैं। Nectar is the sugary syrup found at the bottom of the flower cup. The bee pulls it through its thin tube-like mouth. जो बी के जो माउथ है उसमें थिन ट्यूब्स लगे होते हैं, उसके थ्रू वो नेक्टर फूलों में से सक कर लेती है, ठीक है? और कलेक्ट करके अपने साथ ले जाती है। The collected nectar is taken to the hive and changed into honey. ये जो शुगरी सिरप है, ये जो रस है, इसको ले जाती है मधुमक्खी अपने साथ और हाइव में यानी घर के अंदर ले जाकर उसको कन्वर्ट करना शुरू करती है। क्या करना शुरू करती है? उसे शहद में बदलना शुरू करती है। ऑलराइट,
Usually, the bees that visit a particular type of flower belong to the same hive. अगर कोई मधुमक्खी किसी पर्टिकुलर फ्लावर पर विजिट कर रही है तो वो यूजुअली एक अलग छत्ते को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर छत्तों को बिलोंग करते हैं। जैसे कोई मक्खी अगर बार बार गुलाब की पंखुड़ियों पे भटक रही है तो वो एक अलग छत्ते में रहेगी। कोई भी अगर सूरजमुखी या फिर गेंदे के फूल के ऊपर मंडरा रही है तो वो अलग छत्ते में रहेगी। Usually, a bees visit a particular type of flower belong to the same hives. Bees work hard to make honey. और ये जो शहद बनाने का प्रोसेस है ये आसान नहीं है, इसमें कई दिन और काफी मेहनत लगती है और इसीलिए मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा मेहनती बोला जाता है। They are hard-working creatures. A beehive may look like a cluster of bees sitting together in thousands or hundreds, but it is not so. Each beehive is highly organized unit. जब हम मधुमक्खी का छत्ता देखते तो हमें लगता है कि बहुत सारी मक्खियां उस पे चिपटी हुई हैं, जैसे हजारों मक्खियां बैठी हुई हैं, पर एक्चुअली ये जो हाइव है ये अंदर से बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में प्लान किया जाता है। Each beehive is highly organized unit. There is a queen bee in each beehive. हर beehive में एक रानी मक्खी यानी queen bee होती है। There are numerous male bees also called drones. All right. एक तो आपकी हर beehive में क्या हो गई? हर beehive में एक queen bee होगी और इसके अलावा कई सारे male bees भी होते हैं जिनको हम drones बोलते हैं। ठीक है, जो मेल बीज है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम ड्रोन्स बोलेंगे। ऑलराइट, दीज आर वर्कर बीज। ये जो है, ये जो ड्रोन्स है ये वर्कर बीज है, ये सारा काम करते हैं। द क्वीन बी इज द प्राइड ऑफ ईच हाइव। क्वीन बी जो है वो शान होती है हर हाइव की। उसका काम ज्यादा कुछ नहीं होता है, इट ओनली लेज एग्स। वो सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? वो सिर्फ अंडे देगी और साथ ही में जो है वो किसी भी तरीके से दूसरे किसी काम में नहीं आती है। ओके, कभी कभी जब फाइट होती है तभी उसकी जरूरत पड़ती है। द हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी। हाइव में एक से ज्यादा क्वीन बी नहीं हो सकती। फियर्स फाइट टेक्स प्लेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्वीन बीज। The queen bees can be recognized by her shape and size. Queen bee दूसरी मक्खियों से shape और size में बड़ी और अलग होती है। She can lay up to 3000 eggs a day, which is about 10 eggs every minute. यानी एक queen bee almost 3000 eggs जो है दे सकती है। इसका मतलब हर मिनट में almost कम से कम 10 egg देती है। ओके, The worker bees are builders and repairers, cleaners and honey collectors, feeders and nurses. जो वर्कर बीज है यानी ये जो मेल बीज है इनमें से भी फिर ग्रुपिंग हो जाती है। कुछ बीज इनमें से हनी कलेक्ट करती हैं, कुछ क्लीनिंग का काम करती हैं, कुछ हाइव बनाने का यानी बिल्डर का काम करते हैं और कुछ रिपेयर या फिर छोटे छोटे बेबी बीज को फीड करने का भी काम करते हैं। ओके, The builders and repairers makes wax. ये जो builders और repairers हैं ये क्या बनाते हैं? ये wax बनाते हैं, मोम बनाते हैं। They knead and mold wax and make cells on the hive. ये धीरे धीरे सेल बनाते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं हाइव के अंदर जिसमें रहा जा सके। Some bees have duty to clean the cells to receive new eggs. और कुछ बीज को क्या जिम्मेदारी दी जाती है? कुछ बीज को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो हर एक सेल को जो है साफ करे ताकि उसमें एग्स को रखा जा सके। द नर्स एंड फीडर्स फीड द लार्वा। जो छोटे छोटे बेबी बीज होते हैं यानी लार्वा होते हैं बिल्कुल ही बडिंग स्टेज पे, उनको खाना खिलाने का काम जो है वो फीडर और नर्स बी का होता है। दे मेक बी ब्रेड विथ पॉलन एंड हनी। द यंग लार्वा आर फेड ऑन बी मिल्क। Can you believe that larva is visited by nurse bee about 1300 times a day? आप यकीन मान सकते हैं कि नर्स बी जो है बार बार आकर लार्वा को चेक करके जाती है और
1300 टाइम्स जो है दिन में वो उसके पास आती है। Now can you understand how hard working and these tiny insects are? सोचो इतना सारा काम करने में कितनी मेहनत लगती होगी। तो बीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है। हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। कई बार हम लेजी हो जाते हैं, है ना, लेकिन see the bees, they are never lazy, they are always working in a very systematic and organized way. Each bee has to perform all these duties during its lifetime. Sometimes a beehive gets so overcrowded that a special phenomena takes place. A cluster of bees leave the hive with the queen to establish a new colony. कभी कभी एक हाइव में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, इतने लोग एक साथ आ जाते हैं कि क्वीन बी को और कुछ पर्टिकुलर बीज को जो है वो हाइव छोड़ के वहां से चले जाना पड़ता है। क्यों चले जाना पड़ता है? क्योंकि बी हाइव में उनको रहने की जगह नहीं मिलती। तब ये लोग वहां से जाकर एक नया घर यानी एक नया छत्ता बना लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड स्वॉर्मिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वॉर्मिंग। ये जो शिफ्ट होना होता है इसको हम स्वॉर्मिंग बोलते हैं। The bees search for new home before finding a suitable spot for the new hive. The swarm settles on a branch of a tree. जब तक उन्हें एक अच्छी सी जगह, सेफ सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती तब तक वो इधर उधर भटकते रहते हैं और ट्री ब्रांचेस पर ही रेस्ट करते हैं, ठीक है। On the spot, once the spot has been selected, they fly back to the swarm, and then dance begins. This dance is to tell the swarm where the new spot is. यानी कि एक बार जब ये लोग जगह ढूंढ लेते हैं तब ये वापस ब्रांच पर जाते हैं जहाँ पे बाकी सारी मधुमक्खियां वेट कर रही हैं, और उनके पास जाते ही वो डांस करना शुरू कर देते हैं। ये जो डांस है वो ये डांस इसलिए करते हैं ताकि वो बाकी बीज को बता सके कि हमें हमारा नया घर मिल गया है, ठीक है। और इस डांस को वैगल डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस डांस को हम लोग वैगल डांस बोलते हैं। Even when a bee finds a good source of food, it lets the other bees knows by a dance. If the source of food is close by, the bees dances a round dance. अगर वहां पे खाना आसपास मिल जाता है तो जो बीज हैं वो उस फूड सोर्स के आसपास डांस करते हुए चक्कर लगाने लगती हैं। If it's more than 90 meters away, the dance changes into wagtail dance. यानी अगर फूड सोर्स बहुत दूर है, 90 मीटर्स अवे है, तो वैग टेल्स डांस स्टार्ट हो जाता है। द बी बिगिंस टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर 8, यानी जब वो मूव करेगी तो वो फिगर 8 बनाएगी। इस फॉर्म में जो है बी डांस करेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर मधुमक्खी है, फिर वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, इस तरह से 8 के शेप में डांस करना शुरू कर देगी। First it runs in a straight line and a half circle, and then the left comes to the back where it started. Then there is another straight run and half circle to right. It is the dance bee wags its body and buzzes its wings simultaneously. इसमें जो है बी अपनी बॉडी को बार बार वैग करती है, टर्न करती है, डांस करती है, इसीलिए इसको वैगल डांस बोलते हैं। The other bees can tell from the dance how far the food source is. If it is very far, the dance will last much longer. अगर खाना जो है बहुत दूर है, काफी दूर है बीहाइव से, तो डांस जो है काफी देर तक चलेगा। जितनी देर डांस चलेगा खाना का सोर्स उतनी ही दूर मिलेगा। If it is somewhere above, the bees fly vertically upwards. It is amazing how well the other bees interpret this dance. बीज का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे के इशारे बहुत जल्दी और क्विकली समझ जाते हैं। The way they understand each other, that is quite interesting and amazing. After studying the style of dance, they move out to find the source easily in the first attempt. So next time you see a bee or a cluster of bees dancing, try to understand the message behind it. यानी अगली बार अगर आप देखें कि आपके आसपास मधुमक्खियां भटक रही हैं और वो डांस कर रही हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि वो बेसिकली अपने दूसरे मधुमक्खी दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका फूड सोर्स कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। तो है ना इंटरेस्टिंग, हमें बीज के बारे में कितनी सारी बातें पता चल रही हैं। आइए और जानते हैं, व्हाई डू बीज स्टिंग। बीज इतनी अच्छी हैं, इतनी हार्ड वर्किंग है, फिर वो हमें डंक क्यों मारती है, यानी वो हमें काटती क्यों है। जब बीज काट लेते तो सेंसेशन होता है ना, बहुत ज्यादा जलन होती है, इरिटेशन होता है। नेचर हैज इक्विप्ड मोस्ट क्रिएचर विद अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। जैसे हमें एनिमल से डर लगता है, एनिमल्स को भी हम लोगों से डर लगता है, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड अस। उन्हें लगता है कहीं हम उन्हें मार ना दे, हम उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो हर कोई अपना सेल्फ डिफेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बीज भी ऐसे ही करते हैं। A sting has two poison sacs. जो बी का डंक है उसमें 2 poison sacs रहते हैं। Poison is pumped from these sacs into the wound where the bee stings. The sting has small barbs on it. Once the bee pushes its sting into your skin, it is very difficult to kill it due to these barbs. Thus, the sting and the poison sacs are left behind in the skin. The poison causes pain and swelling in the skin. जब बी हमें डंक मार देती है तो वो डंक के साथ साथ हमारी स्किन के अंदर एक छोटा सा पॉइजन इंसर्ट कर देती है, जो कि हमारी बॉडी में सेंसेशन, इरिटेशन और जो है बॉडी को इची कर देता है और स्वेलिंग भी ला देता है। ऑलराइट, the poor bee dies shortly after it loses its sting. You must be wondering why a bee sting at the cost of its own life. कुछ देर बाद जैसे ही वो डंक मारती है, कुछ देर बाद वो खुद ही अपने आप मर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारी जो मधुमक्खी है, जब उसे पता है कि किसी को डंक डसने के बाद या डंक मारने के बाद वो मर जाएगी, तो वो क्यों स्टिंग करती है। Well, a bee is like a brave soldier that sacrifices its life for the community. जैसे सोल्जर्स बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, वैसे ही ये बीज भी सोल्जर्स की तरह ही ब्रेव है। In every beehive there are some bees that perform the guard duty. If you go too close to a beehive, the guard bees will immediately alert the whole hive. They start spreading a smell that makes them aggressive and they attack at the enemy. कभी देखा है अगर कोई ज्यादा छत्ते के पास जाता है तो सारी मधुमक्खियां जो है आप पर अटैक कर देती हैं। ये जो मधुमक्खियां आप पर अटैक करती हैं ये होती हैं गार्ड बीज, ठीक है। Bees also attack the insect stings and bees from other colonies which try to steal their honey. अगर किसी और कॉलोनी में से दूसरी मधुमक्खियां आकर आपके छत्ते में हाथ डालेंगी या चोरी करने की कोशिश करेंगी, शहद चुराने की कोशिश करेंगी, तो भी जो है ये बीज उन पर अटैक कर देती हैं। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा सतर्क रहती हैं, बहुत ज्यादा सचेत रहती हैं, एंड दे आर ऑलवेज अलर्ट एंड प्रोटेक्टिंग देयर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। Thus, they do not die easily in these attacks. Alright? Do you know that bees can smell as human beings also? They can also taste like human beings. Bees की अपनी एक खुशबू होती है और वो हमारी तरह ही खाने को टेस्ट कर सकते हैं। Their taste organs are situated in their mouth, antenna and forelegs. उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं, हम टंग के थ्रू टेस्ट करते हैं, तो बीज के भी जो टेस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स है वो उनके एंटेना में, टंग में और उनके फोर लेग्स में लगा रहता है। Like us, they can taste sweet, sour, salty and bitter things, but bees do not have a good eyesight. उनकी eyesight बहुत अच्छी नहीं होती है। They cannot recognize one shape from another. They often depend on their sense of smell. वो सूंघ सूंघ के ही जो है डिफरेंट फ्लावर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। वो देख के अच्छे से नहीं समझ पाते। Do you see the humble bee is actually a clever insect? Like us, it is a social and lives in large communities. The bees of hive live in harmony. They are hardworking and busy all their lives. We should learn a lesson from them. और हमें क्या लेसन सीखना चाहिए? हमें भी बीज के तरह एकजुट होकर यूनाइटेड रहना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए।
So children, I hope that you have understood the beautiful chapter about bees. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि bees कैसे रहते हैं, किस तरीके से वो अपना घर चलाते हैं, कैसे वो hive को protect करते हैं, ये सभी बातें अब आपको clear होंगी. All right? Now let's do the glossary section. Numerous means various, बहुत सारे तरह के. Cluster means a group of bees, ठीक है, मधुमक्खियों का झुंड. Simultaneously means at the same time, उसी समय पर. Vertically means straight upward यानी ऊपर की तरफ. Barbs means छोटे छोटे कांटे जैसे structures. Community means body of bees living in one area, यानी एक ही जगह पे जब बहुत सारे bees एक साथ रहते हैं उसे हम community बोलते हैं. Okay? Now it's time to do the question and answers. So let's begin one by one. शुरू करते हैं. The first one, multiple choice questions. Okay? Bees work hard to make honey, food, hive and wax. तो bees जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं इन सभी चीज़ों को करने के लिए. All right? सबसे पहले तो हनी ही ले लो, क्योंकि हनी जो है बनाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार फूलों तक जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है. इसलिए हनी बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. सेकेंड, द पुअर बीज डाई शॉर्टली आफ्टर इट लूजेज इट्स हनी, हाइव, स्टिंग, लेग्स और स्टिंग. डंक मारने के बाद, स्टिंग लूज होने के बाद जो बी है वो कुछ ही समय में मर जाती है. थर्ड, द हम्बल लिटिल बी इज एक्चुअली अ क्लेवर इंसेक्ट. ओके, जो बी है वो बहुत हम्बल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है. ऑलराइट चिल्ड्रन, now let's move to exercise number B, and to complete the exercise we have a help box. हमें help box में से words लेने हैं and we have to fill this box. So let's start. You may see dash bees humming around from flower to flower. You may see numerous, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे. Numerous bees. Next, the hive cannot have more than one queen bee. हर hive में एक ही queen bee हो सकती है, right? A beehive gets so dash that a special dash takes place. A beehive gets so crowded. कभी कभी इतना भीड़ हो जाता है एक हाउस मतलब beehive में कि एक स्पेशल फिनोमिना जो है होता है, ठीक है, स्वार्मिंग. याद है ना, जब वो दूसरा हाइव बनाने के लिए ढूंढने जाते हैं. नेक्स्ट, द बी wags its body and buzzes its wings simultaneously. नेक्स्ट, a sting has 2 poison sacs. ठीक है, स्टिंग में 2 poison sacs होते हैं. and last, the bees in a hive live in harmony. सब मिलजुल कर रहते हैं. ओके, The bees in a hive live in harmony. कोई किसी से लड़ता नहीं है, सबके काम और ड्यूटीज डिवाइडेड है, सब अपना अपना काम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं. So I hope children you have noted down all these exercises. ये आप सभी ने नोट कर लिए होंगे. Now let's move to the next exercise. Okay, so now let's do the matching. This exercise C says match the following. We need to match them one by one. So let's get started. Nectar. Nectar is a sweet liquid produced by flowers. Okay, pollen is a fine powder, okay, which is found in flowers. It is yellow in color. Larva is the insect that comes out from the eggs. First stage, egg में से जो आता है. Sac, it is a small bag inside the body containing some liquid. And last is harmony, the condition of peaceful agreement, यानी मिलजुल कर रहना. ठीक है. So children, I hope that you have done the matching as well. आप सभी ने मैचिंग कर लिया होगा. Okay. So let's move further. आगे बढ़ते हैं. Now you have to answer these questions in short and detail. Children, this is something to be done by your own. ये आप खुद करेंगे, ठीक है. हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. So this work you have to do it on your own. आप खुद करेंगे, ठीक है. कैसे हनी बनाते हैं उसका प्रोसेस, कि पहले वो फूलों से लेके आते हैं,
फिर वो उसे प्रोसेस करते हैं और फिर हाइव के अंदर हनी को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे आंसर्स को डिस्क्राइब करना है। सो फॉर डूइंग दिस यू कैन फ्लिप बैक द पेजेस ऑफ योर बुक, टेक द हेल्प and then complete these answers. All right, so with this we finish with today's session. I hope to see you soon again with a new chapter, a new video, where we again would be learning something more and new interesting. So till then, take care my dear children. I will meet you soon. Bye bye and take care.